अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 22 जनवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी की रेशो रही है, मुस्बत रहने की रेशो रही है कोरोना के केसेस की, वो है 11.10%, 11.10%। टोटल जो टेस्ट किए गए हैं कोरोना के लिए उनकी तादाद है 58,902। यानी ये जो टोटल केसेस किए गए हैं तो इनमें से, या जो टोटल टेस्ट किए गए हैं तो इनमें से ये पॉजिटिविटी की रेशो है, क्योंकि जो टोटल टेस्ट मुस्बत आए हैं या कोरोना के नए मरीज़ जो सामने आए हैं उनकी तादाद है 6,540। तो अगरचे ये कल की निस्बत कम है, लेकिन ज़ाहिर है 11.10% अभी भी ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन उम्मीद हमें यही है कि पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से केसेस बढ़े हैं तो इतनी ही तेज़ी से ये केसेस अब नीचे आएंगे और ओमिक्रॉन एक वजह बनेगी पाकिस्तान और बाकी ममालिक में इस वबा को ख़ात्मे की तरफ ले जाने के लिए। एक बड़ी अहम ख़बर, एक बड़ी अहम अपडेट कि जो आलमी इदारा सेहत है, WHO है, वो उसकी तरफ से आई है। आलमी इदारा सेहत ने ये किया है कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्रें 5 से 11 साल हैं तो उनको फाइज़र की एक ऐसी वैक्सीन की इजाज़त दे दी है लगाने के लिए जिसकी 2 डोजेज़ हैं और उनमें जो उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसमें जो मैसेंजर आरएनए जितना डाला गया है वो उतना नहीं है जो 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए डाला गया है। उसको जैसे जो फाइज़र की वैक्सीन बड़े बच्चों को लगती है या 12 साल से उम्र से जितने भी बड़े लोग हैं उनको लगती है, तो उसमें जो मैसेंजर आरएनए की जो मिकदार डाली जाती है वो होती है 30 माइक्रोग्राम। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 11 साल है तो उनके लिए उसको कम किया गया है 10 माइक्रोग्राम के लिए, ताकि कम से कम साइड इफ़ेक्ट आएँ और इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाए कि बच्चों के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना के ख़िलाफ़ वो बन जाएँ। और साथ ही फिर उन्होंने 2-3 और बड़ी अहम बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो स्टडी की गई थी 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में, तो उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए कि जिसकी वजह से कहा जाए कि ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से एक और बात कही गई है कि क्योंकि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चे उस एज कैटेगरी में आते हैं कि जिसको कम से कम नुकसान होने का डर होता है किसी भी कोरोना वायरस के वेरिएंट से, चाहे वो ओमिक्रॉन ही क्यों ना हो। इसीलिए WHO का भी यही कहना है, क्योंकि उनका ना एक ये जो वैक्सीन के बारे में फ़ैसला करता है, ये रिकमेंडेशन देता है, तो उसका एक ग्रुप है जिसको वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन या सेज कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि कोशिश ये करें कि 5 से 11 साल के वो बच्चे जिनको कोई रिस्क फैक्टर है, यानी मोटापा का शिकार हैं या सेहत का पहले से कोई मसला है, तो कोशिश करें उनको ये वैक्सीन लगाएं, क्योंकि ये जो एज कैटेगरी है ये उस एज कैटेगरी में या उस उम्र में ये आते हैं कि जिनको कम से कम ख़तरा होता है कोरोना होने के बाद उनकी सेहत की ख़राबी का। इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जो चाहे बड़े हों और उनको अगर बूस्टर कब लगना चाहिए, ये अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं व्हाट्सएप पे, उनका अक्सर लोगों के सवालात आते हैं। तो वो तमाम लोग जिनको 4 से 6 महीने हो चुके हों, उनको प्राइमरी जो वैक्सीन है यानी दूसरी डोज लगे हुए, तो वो बूस्टर लगवा सकते हैं। लेकिन इस बात को मज़ीद उन्होंने ज़ोर दिया है कि लेकिन वो जो लोग बूस्टर लगवाएंगे कोशिश करें वो हों जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनको कोई शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला है, दमा का मसला है, गुर्दे का मसला है, डायलिसिस पे हैं, या खुदा न खास्ता कैंसर की वजह से उनको कोई कीमोथेरेपी चल रही है, या किसी भी बीमारी के लिए उनको उनका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको दबाने के लिए कुछ दवाइयाँ जिसमें स्टीरॉयड भी शामिल होते हैं वो दी जा रही हैं। तो पहली तरजीह ऐसे लोगों को दें, ना कि ये कि हर शख्स जो है वो जाके बूस्टर लगवाए। ये बड़ा एक अहम बयान है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर वो लोग भी जिनकी उम्र 20-30 साल है या 40 साल है, तो वो अक्सर ये पूछते हैं कि हम जाके फौरी बूस्टर लगवाएं। तो मैं अक्सर उन लोगों को कहता हूं कि बेहतर ये है कि अपनी फैमिली के वो लोग जिनके अंदर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो उनको ज़रूर लगवाएं, बाकियों को बाद में लगवाया जा सकता है। अगरचे पाकिस्तान में केसेस अचानक तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक में बड़ी तेज़ी से बढ़ के ये फिर नीचे आए हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं और बहुत सारे जो हालात हैं समाजी तौर पे वो तब्दील हो रहे हैं। तो हमें भी यही लगता है कि पाकिस्तान में भी यही कुछ होने जा रहा है आने वाले दिनों में, कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तान भी ये पैंडेमिक से निकल आएगा और नॉर्मल जो हालात हैं वो हो जाएंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, कि क्योंकि लोगों को अब महसूस होना शुरू हो गया है, हुकूमतों को महसूस होना शुरू हो गया है कि ये जो पेंडेमिक है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। कि दुनिया की 2 किस्म की जो कंपनीज़ हैं उनको पिछले दिनों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो उनके शेयर्स होते हैं
मार्केट के, वो कौन से किस्म की कंपनीज थी? ये वही कंपनीज थी जिन्होंने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। मिसाल के तौर पे घरों में बैठ के आप मूवीज़ देखते हैं, तो दुनिया की एक सबसे बड़ी ये एक स्ट्रीमिंग कंपनी है जो आपके लिए मुमकिन बनाती है कि अगर आपको घर में रहना पड़ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्में देखें। तो उनको बहुत सख्त नुकसान हो रहा है अपने शेयर्स में, क्योंकि अब पेंडेमिक वाला माहौल ख़त्म हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है फ़िलहाल पाकिस्तान में किसी हद तक रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में फ़िलहाल केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे ही ये काम हुए तो यही एक्टिविटीज़ आप पाकिस्तान में भी दोबारा देखेंगे। और दूसरा कौन सी वो कंपनीज़ हैं कि जिनको नुकसान हुआ है? वो कंपनीज़ जो ट्रेडमिल्स बनाती थी, वो कंपनीज़ जो साइकिल्स होते हैं, जब आप घर में एक्सरसाइज करते हैं और किसी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि लॉकडाउन के दिनों में होता रहा है, तो उनके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। यानी ये एक इस चीज़ का इजहार है कि अब पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक का माहौल है वो ख़त्म हो रहा है और पूरी दुनिया में जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ अब लोग वापस जा रहे हैं, और लोगों को वापस भी जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों एक सर्वे हुआ है तो उसने ये बताया है कि एक पेंडेमिक फटीग उसे हम कहते हैं। पेंडेमिक फटीग क्या होता है कि ये जो लॉकडाउन्स हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो बच्चों के स्कूल का बंद होना है, ये जो मार्केट्स में बार बार जो पाबंदियों का लगना है और मास्क का पहनना है, इनसे तमाम जो लोग हैं अब तंग आ चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं पेंडेमिक फटीग। इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात होती हैं कि लोगों को गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, उनका जो मिजाज है उसमें तलखी बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाते हैं, खुशी वाली चीज़ों पे भी उनको खुशी नहीं होती और वो एक दूसरे से उलझ रहे होते हैं। तो ये अमूमी जो अलामात होती हैं, इसको हम कहते हैं पेंडेमिक फटीग। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ तो उससे पता ये चला कि जो ख़वातीन हैं वो पेंडेमिक फटीग से ज़्यादा मुतासर हुई हैं बनिस्बत मर्दों के, और जो यंग एज के लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम थी, वो पेंडेमिक फटीग से ज़्यादा मुतासर हुए हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा थी, क्योंकि वो लोग जो बूढ़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो वैसे भी अमूमी हालात में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। इस सर्वे में ये चीज़ भी सामने आई कि ख़वातीन ने और जो यंग लोग हैं उन्होंने खसूसी तौर पे कोशिश की कि इस पेंडेमिक फटीग से हर सूरत निकलने के लिए वो लोग पार्क्स में जाते हैं, वो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि जो आउटिंग के जैसे उनको मौका मिलता है, जैसे वो कोई बहाना बनता है तो वो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो लॉकडाउन्स है या ये जो पूरी पाबंदियों वाली सूरत हाल है, इसने इंसानों की जो साइकोलॉजी है उसको तब्दील किया हुआ है। फ़िलहाल हमारे अंदर जो गुस्से का इजहार है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका हल उनको क्या नज़र आया है कि उन्होंने फ़िज़िकल एक्सरसाइज स्टार्ट की, उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया, उन्होंने कोशिश की कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये बातों को शेयर करें। इसी तरह जो फिजिशियंस होते हैं जो आपके समाजी मसाइल या दिमागी मसाइल से मुतालिक होते हैं, तो एक साइकोथेरेपी या CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो वो ख़वातीन ने खसूसी तौर पर और जो यंग लोग हैं उन्होंने खसूसी तौर पर इससे फ़ायदा उठाया। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो पेंडेमिक फटीग कब ख़त्म होगी? जब पेंडेमिक ख़त्म होगी। पेंडेमिक कब ख़त्म होगी? जब या तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी या इतनी वैक्सीन और कुदरती तौर पे इन्फेक्शन होने के बाद ऐसे हालात बन जाएंगे कि वायरस के लिए मुमकिन नहीं होगा बहुत ज़्यादा फैलना, या फिर वायरस में वो तब्दीलियाँ आ जाएंगी कि वो लोगों को तो नुकसान ज़्यादा ना दे लेकिन चाहे वो तेज़ी से फैले, जो अभी हमें ओमिक्रॉन में लग रहा है। और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आता तो ओमिक्रॉन हो सकता है कि इस पेंडेमिक को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी वजह बन जाए। दोस्तों, कोई और अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।